हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं वास्तविक संख्या का टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में लगातार कई वर्षों से पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में आने की फुल संभावना में मेरे दोस्त। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका है कि सिद्ध करे कि रूट दो एक अपरमेय संख्या है, जो 2015, 16, 18 में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। ये आपका सेकेंड नंबर में दो संख्याओं का गुणनफल 12,960 है तथा मस्सा 18। तो लसा क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पे थर्ड नंबर में कि 0.0875 को पी बटा क्यू के रूप में लिखे, जहाँ पी तथा क्यू में कोई उभनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे फोर नंबर में आपका है कि 196 तथा 38/22 का संख्याओं का मस्सा ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फाइव नंबर में है कि सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरमेय संख्या, जो आपको 19, 18 बहुत बार पूछा गया है। सिक्स नंबर में आपका कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या फिर 6q+5 का रूप का होता है। सेवन नंबर में कि दो संख्याओं का मस्सा 13 है और लस्सा 182 है। एक संख्या 26, तो दूसरी संख्या क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पे आपका एट नंबर में कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 4n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। चलो नाइन नंबर में आपका है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरमेय संख्या है। और आपका लास्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे 10 ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट का सॉल्व करूंगा। अगर वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो को अंत तक देख के जाना, आपको यहाँ पे ऑल टू ऑल सॉल्व भी करेंगे। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरमेय संख्या है। तो कैसे समझेंगे? बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया था कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरमेय संख्या, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सिद्ध करना है कि √2 एक अपरमेय संख्या है। अब देखो सिद्ध करना है तो हमको कुछ ना कुछ तो इसके बारे में लिखना पड़ेगा ना। कैसे समझना? तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि √2 एक परमेय संख्या। अब बताओ परमेय संख्या क्यों? क्योंकि जिस संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं उसे परमेय संख्या हमको सिद्ध करके लाना है, जिसको हम बेसिक से समझेंगे। तो लिखेंगे माना कि √2 एक क्या है? परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या है जहां पी तथा क्यू कोई पूर्णांक है। लिखेंगे जहां पी तथा क्यू कोई पूर्णांक है। पी तथा क्यू कोई क्या है? पूर्णांक है। यहां तक आपको बेसिकली इस तरह से मान लेना है, जहां पी तथा क्यू कोई पूर्णांक है। चलो मैंने यहां पे लिख दिया। माना कि √2 एक परमेय संख्या है जहां पी तथा क्यू कोई पूर्णांक है। अब देखो ऐसा पी बटा क्यू क्यों लिखे, समझना। तो यहाँ पे मैंने माना कि √2 एक परमेय संख्या है, तो यहाँ पे √2 बराबर लिखेंगे पी बटा क्यू। अब ऐसा क्यों? देखो पी बटा क्यू लिखने का रीजन ये है कि जिस संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं उसे हम लोग बोलते हैं परमेय संख्या। जिस संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? परमेय संख्या। और जिस संख्या को पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता उसे क्या बोलते हैं? अपरमेय संख्या। तो मैंने यहाँ पे इसको परमेय संख्या माना तो हम पी बटा क्यू लिख दिए। चलो लेकिन यहाँ पे क्यू का मान हमको 0 नहीं चाहिए। ठीक है, चलो हो गया। अब यहाँ से हमको क्या काम करना है? तो यहाँ से कुछ तो नहीं कर सकते। यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से इसके नीचे आप एक मान करके आप इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, इसको बोलते हैं तिरछा तिरछी गुना करना। तो √2 से गुना करेंगे क्यू में तो क्या होगा? √2 क्यू होगा बराबर क्यू। पी में एक से गुना था क्या होगा? पी होगा। यहाँ पे √2 क्यू बराबर क्या हो गया? आपका पी हो गया। अब देखो ये क्या है, एक तरफ से कोई यहाँ पे इस नहीं कर सकते, यहाँ से आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से आपको एक काम करना है कि इसको हम वर्ग कर देते हैं। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका समझना। दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलो यहाँ पे लिख दिया दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब जब इसका हम वर्ग करेंगे तो √2 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मेरा पी है तो पी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर से हमेशा जो होता है ना, स्क्वायर है तो ये रूट क्या होगा? खत्म। क्योंकि यहाँ पे समझना, स्क्वायर जब हटता है
जैसे यहाँ पे एस स्क्वायर बराबर 2 है, तो ये स्क्वायर हटेगा तो 2 क्या में जाएगा, रूट में जाएगा। और जब रूट हटा था तो क्या स्क्वायर में था कि नहीं था? जब इस पे रूट नहीं था तो स्क्वायर में था, जब ये स्क्वायर हट गया तो रूट में आ गया। तो एक काम आपको कि जब स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर से क्या होता है, रूट खत्म। जैसे स्क्वायर था तो रूट नहीं था, तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बचेगा 2। और यहाँ पे क्यू का क्यू स्क्वायर बराबर में पी का हो जाएगा पी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम ऐसे करते हैं कि पी स्क्वायर को इधर कर देते हैं और बराबर लिख देते हैं 2 क्यू स्क्वायर। अब बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब यहाँ से एक बात समझना मेरे प्यारे साथियों कि देखो पी स्क्वायर यहाँ पे क्या 2 से विभाज्य हो रहा है, क्योंकि देखो पी स्क्वायर है ना, ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर जब 2 से विभाज्य है, पी स्क्वायर जब 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, तो देखो क्यू स्क्वायर भी सेम के घात के रूप में है, इसका भी 2, इसका ही पावर 2 है। तो जब पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो क्यू स्क्वायर भी होगा, क्यू स्क्वायर भी विभाज्य होगा। ठीक है, क्यू स्क्वायर भी क्या होगा आपका, विभाज्य होगा। चलो यहाँ तक लिख दिए। जब पी स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा तो क्यू स्क्वायर भी विभाज्य होगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे समझना कि पी स्क्वायर बराबर क्या है, इसके बराबर ये 2 क्यू स्क्वायर नहीं है। नॉट इक्वल पी स्क्वायर बराबर नॉट इक्वल 2 क्यू स्क्वायर बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे मेरा क्या है मेरे प्यारे साथियों, तो √2 1 हो जाएगा आपका। √2 एक क्या है मेरे प्यारे साथियों, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका हो गया प्रूव्ड, जो बहुत ही आसान तरीका से करना है। फिर से एक बार समझ लो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कि पी स्क्वायर जब 2 से विभाज्य, देखो ऐसा लिखने का रीजन ये था कि देखो पी स्क्वायर इधर भी है, इधर भी क्यू स्क्वायर है, और बीच में सिर्फ सिंगल रूट से बाहर 2 था, इसलिए पी स्क्वायर जब 2 से विभाज्य होगा तो क्यू स्क्वायर भी विभाज्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, लेकिन का चिन्ह यहाँ पे लिख दो, लेकिन पी स्क्वायर बराबर नॉट इक्वल 2 क्यू स्क्वायर, इसके बराबर ये नहीं है, इसलिए लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने फाइनली यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर दिया। अब देखो सेकेंड नंबर में क्या है समझना। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर में दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 12,960 है तथा मस्सा 18 है, तो इसका लस्सा कैसे निकालेंगे समझना। बहुत ही आसान तरीका सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया था कि दो संख्याओं का गुणनफल 12,960 है और मस्सा 18 है, तो लस्सा क्या होगा। तो देखो दो संख्या गुणनफल के मतलब हो गया कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को गुना करके आपको दिया है 12,960 और मस्सा आपका 18। तो लस्सा निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि पहली संख्या गुने क्या होता है, पहली संख्या गुने क्या होता है दूसरी संख्या। और अगर हमको निकालना है लस्सा तो बट्टे में कर देंगे मस्सा को। ठीक है, अगर हमको निकालना रहेगा मस्सा तो बट्टे में कर देंगे लस्सा को। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल के मतलब कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों मिला के आपको दिया है 12,960 और बट्टे में आपका मस्सा 18 है, तो 18 लिख दो। अब यहाँ से 18 से इसमें भाग देने पर कितने बार में कटेगा, तो यहाँ से हम जब 18 से इसमें भाग देंगे तो 18 7 26 और 9 में से 18 दूना 36, 720 बार में कटेगा। ठीक है, आप भागा दे के देख सकते हैं। तो यहाँ पे लस्सा जिसको लघुत्तम सवर्तक बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं, ये आपका लस्सा जो आ गया ना 720 आपका आंसर हो गया। तो फाइनली बहुत ही आसान तरीका से आप कर सकते हैं। तो मेरा सेकेंड का भी सॉल्व हो गया। देखो थर्ड नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे थर्ड नंबर में दिया है कि 0.0875 को पी बटा क्यू के रूप में लिखें, जहाँ पी तथा क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसको पी बटा क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे समझना। तो देखो यहाँ पे 0.0875 को पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। समझना कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो देखो सबसे पहले इधर से आपको गिनना संख्या, तो 1 2 3 4, 4 अंक के बाद आपको दशमलव है, तो यहाँ पे जब ये दशमलव हटेगा तो यहाँ पे 1 पे 0 बैठ जाएगा। ठीक है, देखो 4 अंक के बाद है, तो जब यहाँ पे इसको हम ये दशमलव को हटाएंगे ना यहाँ से, तो यहाँ पे 0.0875 होगा। और जब दशमलव हटेगा तो कितना अंक के बाद था, 4 अंक के बाद, तो 1 पर 4 0 यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, दशमलव हटता है तो 0 बैठता है। ठीक है ना,
जब यहाँ से दशमलव हट गया तो ये कितने अंक के बाद था, 1 2 3 4 अंक के बाद। तो 4 अंक के बाद यहाँ पे आपको दशमलव था, तो जब दशमलव हम हटाएं तो 1 पर 4 जीरो, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से क्या करना है समझना। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे समझना। तो देखो यहाँ पे ये जो डबल जीरो है ना, इसका वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर ये जीरो को उठा करके हम इधर लिखेंगे तो इसका वैल्यू मिलेगा। जैसे यहाँ पे समझना, अगर जीरो और दो है तो यहाँ पे जीरो का वैल्यू नहीं मिलता है, लेकिन दो और जीरो लिखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होता है, मिलता है। लेकिन ये यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो गया, खत्म। ठीक, खत्म। यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे 8 7 5 और बटे में क्या है, तो एक पर कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो। अब देखो यहाँ पे इसको 4 जीरो को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 8 7 5 है, और ये 4 जीरो को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 4। ऐसा क्यों, क्योंकि जब एक पर 4 जीरो तो 10 के पावर 4 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे समझना, 100 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर 3। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, 3 जीरो है, इस तरह से। ठीक है, आप बेसिकली यहाँ पे कितना था जीरो, तो 4 10 के पावर 4 लिख दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ से आपको एक काम करना है। कौन सा काम समझना। अब यहाँ से हम करेंगे 875 को छोटा, तो इसको छोटा करने के लिए हम करेंगे इसका गुणनखंड। तो 875 को जब गुणनखंड करेंगे तो कितना से लगेगा, देखो यहाँ से ये कितना से कटेगा समझना। तो ये मेरा कटेगा मेरे प्यारे साथियों, ये तो यहाँ देखो 8 7 15 5 20, 5 से सॉरी 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5, और 8 में से 5 से कटेगा, 5 7 35, और 5 5 25 कटेगा। फिर 5 से लगेगा तो 5 दूना सॉरी 5 दिया 15, 5 5 25। ठीक है, फिर यहाँ पे कटेगा क्या, तो 5 से नहीं, 5 से कटेगा, 5 7 35, और 7 से कटेगा 7 एकम 7 बार में। ठीक है, चलो यहाँ से हो गया आपका, ये समझना अब कैसे। तो यहाँ पे मेरा 875 का आ गया, 5 के कितना, तो 5 3 बार, तो 5 के पावर 3 लिख देंगे, और गुने में 7 है। ठीक है, गुण यहाँ पे क्या, 10 के पावर क्या 4 है। चलो यहाँ तक बेसिकली इसको बहुत ही आसान तरीके से लिख दिया। चलो यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ से क्या करने वाले, तो 5 के पावर 3 का 3 हो गया, 7 का 7 हो गया। अब देखो ये 10 को हम 2 गुना 5 लिख सकते हैं, 2 गुना 5 के पावर 4 लिख सकते हैं। कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं, बेसिकली आप इस तरह इसको लिख सकते हो। अब यहाँ से हम क्या करेंगे समझना। तो यहाँ से देखो ऐसे करते हैं कि 5 की पावर 3 का 3 और गुन्ने में 7 है, तो यहाँ पे इसको हम अलग अलग कर दे, दोनों पर कर देते हैं, क्योंकि दोनों पर है। तो 2 के पावर 4 कर देंगे और 5 की पावर 4 कर देंगे। तो यहाँ पे आपका देखो, यहाँ 5 के पावर 3 से ही कटेगा, तो यहाँ पे देखो 5 के पावर सिर्फ एक 5 बचेगा। ठीक है, 5 के पावर 4 था, 5 के पावर 3 था, तो ये 5 के पावर कट गया, तो एक 5 बचा ना। अब देखो ऊपर क्या है, तो ऊपर 7 है और नीचे आपका 2 के पावर क्या 4 है, और यहाँ पे गुन्ने में क्या 5 है। तो 2 के पावर 4 को अगर इसको गुना करेंगे 4 बार तो कितना आएगा, इसको जब हम गुना करेंगे 4 बार तो 16 आएगा, और 16 में 5 से गुना करेंगे तो 16 पचे 80, तो 7/80 आपका हो जाएगा आंसर। तो बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से आप कर सकते हो। आप फाइनली यहाँ पर भी इसको भागा दे करके काट के छोटा कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए, आपको आसान बनाने के लिए मैंने इतना लॉन्ग किया। जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे 5 को इसको गुणनखंड करने पर इस रूप में लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे हम 10 को किए 2 गुना 5 के पावर 4, क्योंकि 4 था यहाँ पे। अब इसको हम दोनों पर कर दिए पावर, इसके पर भी इसके पर भी। अब देखो 5 के पावर 3 था, अब यहाँ पे 4 था तो कटा था, 5 नीचे बच गया। अब 7 ऊपर का 7, अब 4 के मतलब इसको गुना करेंगे तो 16 आएगा। तो 16 और गुन्ने में 5, तो 16 पचे 80, 7/80 आपका आंसर बेसिकली हो गया। 3 तक मैंने बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व कर दिया। अब देखो 4 नंबर में क्या है। तो यहाँ पे 4 नंबर में दिया है कि 196 तथा 38 22 के संख्याओं का मस्सा ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मेरे प्यारे साथियों कैसे ज्ञात करेंगे समझना। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका मस्सा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना आपको को यहाँ से आपको करना यह है कि 196 छोटा है और ये 38 22 बड़ा है, तो यहाँ से इसमें भाग दे देंगे। यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, भाग विधि से आपको मस्सा निकाल लेना है। तो 38 22 से तो यहाँ पे कितना से लगेगा मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ से हमको करना क्या है समझना, भाग देना है, तो ये कितना से लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो देखो यहाँ पे ये 3 संख्या, यहाँ भी 3 संख्या ले लेते हैं। तो 3 संख्या 38 और 22 है, तो यहाँ से हम एक बार में लगाएंगे तो ये 196 हो जाएगा। चलो 12 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। बच गया ये 7, इसको देगा हासिल, तो 17 में से 9 घटेगा तो 8 बचेगा। चलो ये बच गया 2, 2 में से घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पे इसका संख्या भी ऊपर था तो ये 2 उतर जाएगा। अब देखो अब कितना से लगेगा बताओ। तो अगर अब यहाँ पे लगा देते हैं हम 9 से लगाते हैं तो कितना आएगा, तो 9 से कटेगा तो 9 छक 54 का 4 हासिल, बच गया 5।
9 9 81 और 5 86 का 6 हासिल बच गया 8। 9 1 कम 9 हो 8 कितना होगा 17। अब देखो ई फिर घटेगा तो 12 में से 4 घटेगा तो 8 बचेगा। अब ये हासिल या तो 5 बच गया। अब ये हासिल देगा इसको तो 15, 15 में से 6 घटेगा तो 9 बचेगा। अब ये देखो यहाँ पे हासिल दे चुका था तो बचा क्या, तो 7 तो 7 7 खत्म और यहाँ भी एक एक खत्म हो गया। चलो ये बच गया 98। और ये देखो 98 ना है ना, इससे क्या है छोटा है। तो अब ऊपर संख्या भी नहीं है तो क्या करेंगे। तो अब यहाँ से आपको ये जब शेषफल नहीं कटा है, शेषफल 0 नहीं आया है, तो यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि ये जो भाजक है इसको यहाँ लाएंगे नीचे। अब इसमें हम भाग देंगे तो 196 में क्या करेंगे, भाग देंगे 98 से। अब बोलो कितना बार में लगेगा, तो ये कितना बार में लग जाएगा आपका, तो ये 2 बार में आपको लग जाएगा। 8 दूना 16 का 6, 9 दूना 18 19। ठीक है, चलो हो गया। तो जितना से कटता है लास्ट में, जितना से कटता है वो आपका होता है HCF। तो यहाँ पे 98 से कटा तो आपका लास्ट में जो 98 से कटा तो आपका हो गया यहाँ पे 98 आपका HCF, जिसको बोलते क्या है मस्सा। लेकिन हमको इस तरह नहीं निकालना, हमको निकालना है किससे, तो हमको निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ये आपका है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसका सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R होता है। अब समझना कि इसमें A और BQ प्लस R का मतलब क्या होता है। तो A का मतलब होता है आपका भाज्य, हिंदी में समझो क्या होता है, भाज्य होता है। B का मतलब होता है भाजक, और इसके मतलब गुना, तो गुना। Q का मतलब होता है भागफल, ठीक है, और प्लस का प्लस दे दो। R का मतलब होता है आपका शेषफल। क्या होता है, शेषफल होता है। तो मैंने यहाँ पे इसको बेसिकली लिख दिया, जैसे कि देख सकते हो कि A का मान भाज्यता बराबर B का मान भाजक है, Q का मान भागफल और प्लस में R का मान शेषफल। अब इस भागे में आ जाओ तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपका भाजक और भाज्य क्या होता है। तो यहाँ पे जो ये होता है ना, ये होता है भाजक, ठीक है, ये होता है आपका भाज्य, और इधर होता है भागफल, ये पता आपको। और नीचे आपका जो होता है यहाँ पे शेषफल होता है, ठीक है, जो शेषफल घट के आता है शेषफल। तो यहाँ पे आपको A का मतलब भाज्य, B का मतलब भाजक, Q का मतलब भागफल और R का मतलब शेषफल। तो पहले भागे में देखो, पहले भाग में भाज्य कितना है मेरे प्यारे साथियों, 38/22 बराबर भाजक कितना है आपका 196 गुने में, भागफल कितना आपका 19 प्लस शेषफल आपका कितना, तो शेषफल जब नीचे आइए, शेषफल आपका यहाँ है 98। देखो शेषफल 0 नहीं आया है, जब तक नहीं शेषफल 0 आएगा तब तक आपको बनाते ही रहना है। चलो हो गया यहाँ तक। अब देखो फिर इसमें आ जाओ, ये भागा में तो हो गया। अब ये भागा में से शेषफल तक पहुँच गए थे, अब इस भागा में आएंगे। तो इस भागा में आपका भाज्य, जो भाज्य होगा 196 होगा, बराबर भाजक आपका क्या होगा 98 होगा, गुने में भागफल आपका क्या होगा 2 होगा। अब इसका शेषफल क्या है 0, तो शेषफल 0 हो गया। अब जब शेषफल 0 आ गया तो समझो कि यहाँ पे अब आगे कुछ नहीं जाएगा। तो यहाँ से आपका HCF, जिसको मस्सा बोलते हैं, वो आपका हो गया 98। तो बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देख के जाना ना, आपको बेसिकली बहुत ही अच्छे तरीका समझ में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, तो मैंने यहाँ पे 4 तक बहुत ही आसान तरीका सॉल्व कर दिया। देखो 5 नंबर में क्या है मेरे प्यारे साथियों, तो 5 नंबर में आपको यहाँ पे दिया है कि सिद्ध करे कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरमेय संख्या है, जो आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बहुत ही आसान तरीका से करेंगे, यहाँ पे समझना कैसे। तो यहाँ पे 5 नंबर में दिया था कि सिद्ध करें कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरमेय संख्या है, जो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। समझना कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है, तो सॉल्व करने से पहले यहाँ पे इसके बारे में लिखेंगे। सिद्ध करना है तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि 5 माइनस क्या है, तो रूट 3 एक क्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। 5 माइनस रूट 3 एक क्या है, आपका परमेय संख्या है। चलो यहाँ तक लिख लिया। अब परमेय संख्या लिखने का रीज़न ये था कि हमको सिद्ध करके लाना है, तो आपको कुछ लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिखा कि माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। जहाँ लिखेंगे, जहाँ P तथा Q कोई पूर्णांक है, क्या है, तो कोई यहाँ पे आपका पूर्णांक है। P तथा Q कोई क्या है, पूर्णांक है। यहाँ तक मैंने इसको लिख दिया।
पी तथा क्यू को ये पूर्णांक है। अब समझना यहाँ से कैसे हल करेंगे। अब देखो 5 माइनस क्या है √3 बराबर में दे दो पी बटा क्यू। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जिस संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? परमेय संख्या। और यहाँ पे मैंने इसको पहले माना कि 5 माइनस √3 एक परमेय संख्या लिखे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि परमेय संख्या का रीजन है क्या। तो मैंने लिखा पी बटा क्यू। अब देखो यहाँ पे क्यू का मान हमको 0 क्या चाहिए? नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे समझना। तो 5 माइनस √3 बराबर आपका पी बटा क्यू है। तो यहाँ से हम ऐसा करते हैं ना कि रूट वाला को इधर ही छोड़ देते हैं और अंक वाला को इसको उधर कर देते हैं। ठीक है, ताकि दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका माइनस में √3 का 3 रहेगा, और जब ये संख्या उधर चला जाएगा ना, तो जब ये संख्या उधर जाएगा तो प्लस वाला क्या हो जाएगा आपका माइनस में। ठीक है, तो ये संख्या प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा पी बटा क्यू, और माइनस में क्या होगा 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका √3 का √3 हो गया बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान करके हम क्या करेंगे क्यू और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा क्यू होगा। अब यहाँ से एलसीएम लेने का मकसद ये था कि हमको ये स्वरूप पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एलसीएम तो हो गया। अब जब क्यू से हम क्यू में भाग देंगे ना तो एक बार में कटेगा, और 1 से हम पी में गुना करेंगे तो क्या होगा पी होगा माइनस का माइनस। फिर हम 1 से जब क्यू में भाग देंगे तो क्यू ही बार में कटेगा, और क्यू से गुना करेंगे 5 में तो क्या होगा 5q हो जाएगा। चलो यहाँ तक समझने में कोई परेशानी आपको नहीं है ना मेरे प्यारे साथियों। माइनस √3 बराबर p माइनस 5q है, और बटे में क्या है q है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, तो यहाँ से हम इस माइनस को हटाने के लिए यहाँ पे माइनस कॉमा लेंगे ताकि दोनों तरह माइनस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस में √3 है, और इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमा लेंगे तो ये जो प्लस वाला हो जाएगा माइनस में। जब यहाँ माइनस हम कॉमा ले लेंगे तो ये प्लस वाला p क्या होगा माइनस p होगा, और ये माइनस वाला p हो जाएगा प्लस में। ठीक है, 5q बटे में आपका क्या है, तो बटे में आपका q का q हो गया। चलो यहाँ से देखो माइनस था माइनस ये खत्म हो जाएगा, बचेगा √3 बराबर। ऐसा करते हैं कि 5q को पहले लिख देते हैं, प्लस वाले को पहले लिख दो और माइनस वाले p को लिख दो बाद में माइनस p, बटे में q का q हो गया। अब यहाँ से आप एकदम बहुत ही आसान तरीका से कर सकते हो। कैसे समझना, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से तो कुछ करना नहीं है, यहाँ से आपको समझना। देखो √3 है ना, यहाँ पे ये √3 पी बटा क्यू के रूप में नहीं है, लेकिन ये जो पी बटा क्यू के रूप में है मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ से हम लिखेंगे √3 एक क्या है अपरमेय संख्या है, क्योंकि जिस संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं उसे परमेय संख्या बोलते हैं, और जिस संख्या को पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखते उसे अपरमेय संख्या बोलते हैं। तो √3 एक क्या है अपरमेय संख्या है, √3 एक क्या है आपका अपरमेय संख्या है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे देखो क्या है, तो 5q माइनस पी बट्टा क्यू एक आपका क्या है परिमेय संख्या है, एक क्या है आपका परिमेय संख्या है। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी आपको नहीं है ना। √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 5q माइनस पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे आपको कुछ दिखा दे रहा है कि √3 नॉट इक्वल, इसके बराबर ये क्या नहीं आया है ना, देखो दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे √3 नॉट इक्वल 5q माइनस पी बटा क्यू इसके बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे दिखा देंगे। इसलिए 5 माइनस √3 एक क्या है आपका, तो 5 माइनस √3 एक आपका अपरिमेय संख्या है। क्या है, तो अपरिमेय संख्या, जो मेरा प्रूव्ड हो चुका है। तो बेसिकली बहुत ही आसान माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 तक बेसिकली बहुत ही आसान तरीका सॉल्व किया। देखो 6 नंबर में क्या है, तो मैंने 5 तक बहुत ही शानदार तरीके से समझाया आपको। देखो यहाँ पे अब 6 नंबर में आपका है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 का रूप का होता है। तो कैसे इसको करेंगे, बहुत ही आसान तरीका से इसको भी करेंगे। आप इस वीडियो को अगर अंत तक देख के जाओगे ना, तो आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलना मेरे प्यारे साथियों। तो 6 का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका यहाँ पे 6 नंबर में दिया था मेरे प्यारे साथियों की दर्शाइए कि कोई धनात्मक
दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या फिर 6q+5 का रूप का होता है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे समझना। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसको मानेंगे। कैसे समझना, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि, ठीक है, लिखेंगे माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। ठीक है, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, आपका ए है। ठीक है, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, ए है। यहाँ तक आपको ऐसे लिख लेना है, आपको धनात्मक विषम पूर्णांक ए मान लेना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जहाँ बी बराबर क्या है, तो यहाँ पे जहाँ लिख दो, जहाँ बी बराबर, यहाँ पे देखो समझना क्या होगा। अब यहाँ पे बी बराबर छोड़ दो, पहले यहाँ पे समझो इसको। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपका 6q+ क्या है 1 है। यहाँ पे हम ऐसा समझना, यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, कि यहाँ पे देखो यूक्लिड विभाजन में फार्मूला क्या होता है, ए बराबर होता है BQ+R होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो बी के पास मेरा क्या है, तो बी के पास मेरा 6 है और क्यू कोई पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जहाँ बी बराबर 6 है, बी का मान 6 है ना, जहाँ क्यू तथा कोई पूर्णांक है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है, आपको यहाँ तक ऐसे लिख लेना है, जो बहुत ही आसान तरीका से आप लिख सकते हो। ठीक है, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए है जहाँ बी बराबर 6 है, बी बराबर 6 है, जहाँ क्यू कोई क्या पूर्णांक है। अब समझना, यहाँ पे चलेंगे यूक्लिड विभाजन से, चलेंगे यूक्लिड विभाजन से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन से। अब देखो ये क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन से हम समझना इसका फार्मूला पे आएंगे। तो इसका फार्मूला आपको पता है क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है ए बराबर BQ+R होता है। ठीक है, अब देखो ए का तो मैं धनात्मक विषम पूर्णांक माना, बी का मान क्या है, तो यहाँ पे बी का मान आपका 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6q+R हो जाएगा। ए बराबर क्या होगा, 6q+R। अब देखो हमको लाना क्या है, तो यहाँ पे लाना 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे देखो 6q+R है। यहाँ पे हम R का मान 1 2 3 4 बैठा करके जांच करेंगे, और यहाँ पे समझना कैसे। तो जब लिखेंगे यहाँ पे, जब R बराबर हम 0 मानेंगे तो क्या होगा, तो ए बराबर क्या होगा, तो 6q, और R के पास क्या बैठेगा 0, तो 6q+0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा। ठीक है, 6q, ये क्यू लिखा हुआ है, ठीक है ना, आप समझना क्यू लिखा हुआ है। चलो यहाँ पे R बराबर जब 0 बैठाने पर, ठीक है, जब हम R बराबर 1 बैठाएंगे तो क्या होगा, जब R बराबर हम 1 बैठाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे जब R का मान 1 बैठाएंगे तो ए बराबर आपका हो जाएगा 6q+, R का मान क्या बैठाएंगे 1, तो 6q+1 होगा। ठीक है, फिर जब यहाँ पे हम R का मान क्या बैठाएंगे 2, तो क्या होगा, तो जब R बराबर 2 बैठाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर 6q, और R के पास प्लस के प्लस, R के पास क्या बैठेगा 2, तो 6q+ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलो इस तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब R बराबर 3 बैठाएंगे तो क्या होगा, तो जब R बराबर 3 बैठेगा तो यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा 6q+ क्या होगा 3 होगा। ठीक है, जब इसी तरह हम जब R बराबर 4 बैठाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर 6q+ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरह जब हम R बराबर 5 बैठाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर 6q+ क्या होगा 5 होगा। अब 5 तक ये किस लिए किए, क्योंकि हमको देखो यहाँ पे क्या है, तो 1 3 5, मतलब हमको 5 तक यहाँ पे जांच करना, तो मैंने 5 तक जांच कर लिया, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, तो यहाँ से आपको दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक, किस पूर्णांक, विषम पूर्णांक के रूप में। अब यहाँ पे ये जो 5 गो है, ये 6 में आपका विषम पूर्णांक कौन कौन है, तो आपका जो यहाँ पे विषम, ये तो समपूर्णांक है, 6q समपूर्णांक है, 1 आपका विषम पूर्णांक होगा, 3 आपका विषम पूर्णांक होगा, और 5 आपका विषम पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक बताओ कौन कौन सा है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक आपका 6q+1 है, 6q+ क्या है 3 है, और 6q+ क्या है 5 है।
ये आपका धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में था, जो मैंने फाइनली यहाँ पे देखो बेसिकली इस तरह आ चुका है, दर्शाना था, ठीक है, लाना था इस तरह, तो मैंने फाइनली इसको इस तरह ला चुका हूँ। बेसिकली बहुत ही आसान तरीके से करना है, आपको इस तरह मान लेना है। यहाँ पे आपको चलना है किससे, तो यूक्लिड विभाजन से चलना है। जो यहाँ मैंने b का मान 6 था, यहाँ पे कुछ और रहेगा तो कुछ और मानना, और बारी बारी से आपको r का मान जांच कर लेना है, जो यहाँ लाना रहेगा वहाँ तक आपको जांच कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे 5 तक जांच किया। अब देखो 5 में विषम पूर्णांक पूछा, तो मेरा विषम पूर्णांक 1 वाला हो गया, 3 वाला, 5 वाला हो गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये मेरा प्रूव्ड हो चुका है, जैसे कि यहाँ लाना भी मेरा सेम टू सेम था। तो फाइनली मैंने 6 तक बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया। अब देखो 7 नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पे 7 नंबर में दिया है कि दो संख्याओं का मस्सा 13 है और लस्सा 182 है, एक संख्या 26 तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो कैसे निकालेंगे समझना। तो यहाँ पे 7 नंबर में दिया था कि दो संख्याओं का यहाँ पे देखो मस्सा 13 था और लस्सा 182 थी, और एक संख्या आपका 26 तो दूसरी संख्या निकालने का फार्मूला यहाँ पे होता है लस्सा गुने मस्सा, बटे में कर देना है एक संख्या जिसको पहली संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लस्सा मेरा क्या है मेरे प्यारे साथियों, तो लस्सा आपका यहाँ पे 182 है, गुने में मस्सा आपका 13 है, और एक संख्या जो आपका 26 है, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको भाग देंगे तो 13 से 26 कटेगा 2 बार में, और 2 से इसमें भागा देंगे तो 2 9 18 और 2 एकम 2, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 91। तो यहाँ पे मेरा दूसरी संख्या जो होगा ना, वो दूसरी संख्या यहाँ पे मेरा कितना आ गया, जो 91। तो यहाँ पे बेसिकली इस फार्मूला के माध्यम से आप इस तरह क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका सॉल्व कर सकते हैं। और लस्सा और मस्सा भी जो भी है यहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या, इसको निकालने का मैं ऑलरेडी एक फार्मूला का वीडियो बना चुका हूँ, जाकर उसको भी देख लेना। तो 7 तक हो गया। अब देखो 8 नंबर में क्या है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 8 नंबर में दिया है कि जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए 4n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, कैसे इसको जांच करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है, और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया, तो इसको अंत तक देख के जाना, आपको बहुत ही आसान तरीका समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए 4n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। देखो समझना पहले कि 0 पर कौन संख्या समाप्त होता है, तो 0 पर वह संख्या समाप्त होता है जिसका गुणनफल 2 या 5 होता है, ठीक है। जिसका गुणनफल 2 या 5 होगा, या फिर 2 गुने 5 होगा, वह संख्या 0 पर समाप्त होगा। तो यहाँ पे आपका संख्या दिया है 4n अंक 0, ठीक है, 4n अंक 0 पर समाप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है, ठीक है, समझो क्या 4 है। तो 4 का क्या करेंगे गुणनखंड, तो यहाँ पे 4 को गुणनखंड करने पर क्या होगा, ये 2 से कटेगा 2 बार में, और 2 से 1 कम 2 बार में कट जाएगा। तो 4 का यहाँ पे गुणनखंड आ गया 2 गुना 2, ठीक है। लेकिन समझना यहाँ पे हमको 0 पर समाप्त करने के लिए 2 और 5 दोनों चाहिए, लेकिन सिर्फ 2 गुने 2 आया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे आपको एक काम करना है कि अगर यहाँ ऊपर हम 5 से गुना करके नीचे हम 5 को सटा देते हैं, जैसे समझना ऊपर 5 से गुना करेंगे और नीचे 5 को हम बटे में कर देंगे, तो 5 से 5 कटेगा, तो फिर 2 ही बचेगा। लेकिन हमको यहाँ पे 0 पर समाप्त करने के लिए 2 5 की आवश्यकता था, इसलिए ऐसे किए। तो यहाँ पे देखो 2 और 5 हो गया, तो हम 2 के पावर 2 को इसको 2 के पावर 2 लिख देंगे, गुने में 5 और बटे में 5। अब देखो यहाँ पे 2 गुने 5 हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे कि जिसका गुणनफल 2 गुने 5 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4n अंक 0 पर समाप्त होगा, ठीक है। क्यों, कैसे होगा समाप्त होगा, समझना कैसे होगा। क्योंकि देखो हमको 2 5 की आवश्यकता था, मैंने यहाँ पे 2 आ चुका था, 5 कम रहा था, तो मैंने 5 से ऊपर गुना नीचे भी गुना, तो 5 5 कटेगा, तो फिर 2 2 बचेगा। तो यहाँ पे 2 5 सिर्फ चाहिए था। अगर यहाँ पे 2 और 3 रहता और आप चाहते थे कि 5 से ऊपर भी गुना करें, 5 से नीचे भी गुना करें, तो ऐसा आपको गलत होता। सिर्फ 2 रहने पर 5 से आप गुना कर सकते, सिर्फ 2 रहने पर आप 5 से गुना कर सकते हैं, या फिर सिर्फ 5 है तो 2 को सटा कर गुना कर सकते हैं, ठीक है। कोई एक संख्या रहने पर दूसरी से गुना कर सकते हैं, लेकिन डबल संख्या रहेगा तो ऐसा नहीं करना है मेरे प्यारे साथियों। तो अगर यहाँ पे सिर्फ 2 था तो मैं 5 से गुना कर दिया, तो मैं यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे 4n अंक 0 पर समाप्त होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या 2 गुने 5 आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये आंसर हो गया। बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से करना था, बहुत ही इजी भी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत लोग का ही कन्फ्यूजन है कि ये 0 पर समाप्त नहीं होता है, तो इसको करने के लिए आपको 5 से ऊपर भी गुना नीचे भी गुना करना पड़ेगा, उसके बाद ये समाप्त होगा। तो फाइनली मैंने यहाँ पे 8 तक बहुत ही आसान तरीका से मैंने आपको समझा दिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो 9 नंबर में क्वेश्चन आपका है मेरे प्यारे साथियों, शीत करे के रूट 3 एक अपरमेय संख्या है, और 10 नंबर में कि शीत करे के रूट 5 एक
अपरमेय संख्या जो आपको 18 में, 17 में, 14, 12 ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने जिस तरह मैंने इसको सॉल्व किया था कि शीत करे की रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, उस तरह ये दोनों क्वेश्चन को बेसिकली होमवर्क के रूप में आप इसको सॉल्व कर लेना। ये मेरे तरफ से होमवर्क आपको मिला है। तो मैं आज के वीडियो यहीं पर एंड करूंगा। ठीक है, प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी करना और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो आज के वीडियो यहीं पे एंड करूंगा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।